हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आज हम असर्शन रीजन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन। असर्शन रीजन क्वेश्चन बच्चे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जहाँ पे हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और इसलिए इनकी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हमारी AR सीरीज में। ये ध्यान रखना, जब भी आप असर्शन पढ़े तो उसको सॉल्व करने का तरीका समझो। असर्शन पढ़ते ही रीजन आप पहले ही सोच लीजिए इसका रीजन क्या हो सकता है, और फिर आप रीजन देख के आपको क्लियर हो जाएगा आंसर A होगा या 2 होगा। और अगर हमारा क्वेश्चन व्हाट, हाउ या व्हाई का जवाब दे रहा है तो हम उसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन में डाल, और इसी तरीके से एक एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले असर्शन रीजन के साथ। हमारा पहला असर्शन रीजन, for one molecule of glucose the Krebs cycle operates twice। अब एक्चुअल में क्या ये सही है या गलत? मतलब एक ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनाता है, और उससे हमारे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। कोएंजाइम ए मतलब एक ग्लूकोज के लिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो यहाँ पे कितने राउंड ऑफ क्रैब साइकिल चलेगा? दैट इज 2 राउंड ऑफ क्रैब साइकिल। ये तो बिल्कुल सही है। अगर रीजन की बात की जाए तो सक्सिनल कोएंजाइम में फॉर्म्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब ये स्टेटमेंट हमारी गलत। देखो, अगर असर्शन में ये चीज एक्सप्लेन कर दी, अगर रीजन में ये चीज एक्सप्लेन कर दी गई होती कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे तो 2 राउंड, तो हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहते। लेकिन रीजन में दे रखा है सक्सिनल कोएंजाइम ए के बारे में कि वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है। अब ये तो गलत है। सक्सिनल कोएंजाइम ए कहाँ पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये हमारा गलत हो गया। तो असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन इज ATP acts as एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ATP एनर्जी करेंसी की तरह यूज किया जाता है कि जहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ATP वहां पे हाइड्रोलाइज हो जाएगा इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो एनर्जी कंज्यूम हो जाते हैं। मतलब इस तरीके से पैसों की तरह काम आता है। अगर रीजन में बात की जाए तो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रैप होती है? ATP की फॉर्म में, और ATP को यूज कर लिया जाता है इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये स्टेटमेंट भी सही है, और हमारे असर्शन को एक्सप्लेन करिए कि क्यों हमने ATP को एनर्जी करेंसी का। तो ये क्या हो जाएगी? दिस इज both assertion reason are true and reason is correct explanation। ऑप्शन 1 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The TCA cycle start with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid। अब TCA साइकिल जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A इसके साथ कंडेंस होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। अब ये 2 कार्बन का बना हुआ है, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड बनाते हैं, 6 कार्बन एसिड। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन होता है एसिटाइल ग्रुप का विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड मैलिक एसिड। मैलिक एसिड तो खुद 4 कार्बन का है ना, 2 और 4 मिलके तो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये तो हमारी गलत हुई। अगर आपको सिट्रिक एसिड याद भी नहीं था, अगर वो साइकिल भी याद नहीं है, तो भी आप इसे लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे। अगर रीजन देखा जाए, from pyruvic acid molecule succinyl coenzyme A is formed because of oxidative decarboxylation। ये गलत है, क्योंकि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम, और ना कि हमारा सक्सिनल कोएंजाइम। तो हमारी असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। असर्शन देखिए, FeDH2 molecule is produced during formation of oxaloacetic acid from malic acid।
अब ये तो हमारे गलत स्टेटमेंट है क्योंकि FeDH2 बनता है क्रैब्स साइकिल में, लेकिन कब? जब सक्सिनिक एसिड से कन्वर्जन होता है और बनता है फ्यूमरिक एसिड, तो इस टाइम पे हमारा FeDH2 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मतलब ये हमारा गलत स्टेप मेंशन था, तो असर्शन फॉल्स हो गया। 2 molecules of GTP are produced during formation of succinate from succinyl coenzyme। सक्सिनेट फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम में एक मॉलिक्यूल बनता है, ना कि 2 मॉलिक्यूल। तो असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन अपना 4 हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, द क्रैब साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कि जो क्रैब साइकिल जो हेंस क्रैब सर ने दी थी, उसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बना, इसलिए नाम आया सिट्रिक एसिड साइकिल। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसीलिए कहते हैं कि एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये रीजन है, और रीजन लिख भी रखा है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है विच कंटेन्स 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। अब असर्शन को रीजन ने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों से सिट्रिक एसिड या TCA साइकिल कह रहे थे, तो ये क्या हो गई हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन चलते, अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स दैट एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। कि प्लांट के पास स्टोमेटा और लेंटिसेल्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है और प्लांट को ऑक्सीजन मिलती है। अब ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। प्लांट रिक्वायर्स CO2 फॉर रेस्पिरेशन। अब ये तो गलत है ना बच्चा, रेस्पिरेशन के टाइम पे अगर मैं बात करूँ C6H12O6, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और यहाँ पे CO2 और H2O रिलीज होते हैं। अब ये है ना, मतलब CO2 हमारी रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो इन्होंने ये उल्टा लिख रखा है। तो असर्शन सही था बट रीजन क्या था? फॉल्स। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन देखिए, साइटोक्रोम C जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने पढ़ा था, स्मॉल प्रोटीन अटैच टू outer surface of inner membrane which act as mobile carrier for transfer of electron between complex 3 and complex 4। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स लेके साइटोक्रोम C अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 को देता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहा गया और कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये सही स्टेटमेंट है, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो कॉम्प्लेक्स 3 है रेफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। गलत है बच्चा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज उस कॉम्प्लेक्स का नाम होना चाहिए जो साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइज कौन करता है? कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, एंड कंटेनिंग साइटोक्रोम A एंड A3, और साइटोक्रोम A और A3 और 2 कॉपर सेंटर, ये सारे कंपोनेंट्स है कॉम्प्लेक्स 4 के, ना कि कॉम्प्लेक्स 3 की। तो ये हमारा गलत दे रखा है। तो असर्शन सही था बट रीजन था फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, असर्शन है, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, जो पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलिसिस से, वो पायरुविक एसिड अब एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे उसका ऑक्सीडेशन होगा, लिंक रिएक्शन होगी और आगे क्रैब साइकिल। तो सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। रीजन देखिए, जो पायरुवेट है मतलब आयनिक फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड, आफ्टर इट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by pyruvate dehydrogenase। अब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और ये इस चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कैसे हमारे पायरुविक एसिड का आगे फेट रहने वाला है, विच इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, हमारी लिंक रिएक्शन। असर्शन रीजन दोनों सही है और
ऑप्शन 1 सही हो गया। असर्शन देखो, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। कि रेस्पिरेशन के टाइम पे एटीपी जहां पे जरूरत होती है उसे यूटिलाइज कर लिया जाता है और एंजाइमेटिक रेट्स को मल्टीपल मीन से कंट्रोल किया जाता है। असर्शन हमारी सही है। रीजन देखिए, जो सबस्ट्रेट है वो एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवेज एंड आर विथड्रॉन फ्रॉम इट एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ऊपर एटीपी की बात हो रही थी और नीचे रीजन में सबस्ट्रेट्स की बात हो रही है। एम्फिबॉलिक पाथवे के बारे में कह रहे हैं कि जब भी किसी एक इंटरमीडिएट की किसी और प्रोसेस में जरूरत होगी तो उसे विड्रॉ कर लिया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट, इसलिए तो उसे एम्फिबॉलिक कह रहे थे। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन असर्शन एटीपी के बारे में कह रहा है और रीजन किसी सबस्ट्रेट के बारे में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन कह रहा है इन ग्लाइकोलिसिस जो ग्लूकोज अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। गलत, एक ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज होके पायरुविक एसिड बना है। कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ग्लूकोज कंप्लीटली टूट गया इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में 3 कार्बन का पायरुविक एसिड प्रेजेंट, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता इन ग्लाइकोलिसिस। तो ये गलत है। रीजन देखो, इन प्लांट्स glucose is derived from amylopectin or glycogen which is end product of photosynthesis। गलत बात। अब फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, सुक्रोज, हमारे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे सुक्रोज से निकलता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4, असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। असर्शन है when plant cell is photosynthesizing there is no shortage of oxygen। बिल्कुल सही बात है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांट खुद भी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है और उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया जाता है फॉर रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती क्योंकि वो खुद फोटोसिंथेसाइज कर रहा है। O2 is released within the cell during photosynthesis और इसलिए तो O2 की शॉर्टेज नहीं होती ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमारा असर्शन रीजन सही भी है और क्यों शॉर्टेज नहीं होती इसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया। तो ऑप्शन 1 से। ठीक है, आगे लिखिए, assertion is although the aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen। ये मानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का रोल है दैट इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज, क्योंकि वहां पे जाके एक्चुअल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके H2O बनाता है। ठीक है, दिस इज टर्मिनल स्टेप। ओके, तो ये हमारा सही है और रीजन में इसी स्टेप को देखो एक्सप्लेन कर दिया गया कि ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन ETS, यही तो उसका टर्मिनल रोल है। तो ऊपर टर्मिनल रोल की बात की गई थी और रीजन में उसको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, असर्शन रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन है हमारे पास cellular respiration is the mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy and trapping of this energy for synthesis of ATP। असर्शन में हमें रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि रेस्पिरेशन का मतलब है जो सबस्ट्रेट है उसको तोड़ना, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे ATP बनाना, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रीजन में लिखा है रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद इन क्लोरोप्लास्ट। ये तो गलत है ना बच्चा, रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस स्टेप तो साइटोप्लाज्म में होता है और बाकी का माइटोकॉन्ड्रिया में, ना कि क्लोरोप्लास्ट। तो असर्शन सही है बट रीजन हमारा गलत है, तो आंसर हमारा 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन गिवन है रूट स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स हायर देन दैट ऑफ एनिमल्स। ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो स्लोअर है देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स।
ये गलत है। देयर इज हाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये भी गलत है। प्लांट्स में लेस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखा जाता है, क्योंकि हर एक सेल अपनी गैस की नीड्स खुद ही फुलफिल कर लेती है। ये सरफेस पे प्रेजेंट है, डिफ्यूजन से खुद ही कर लेगी। तो असर्शन रीजन दोनों ही इनकरेक्ट। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखो, assertion है there can be a net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration of one molecule of glucose। हमें पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जब एरोबिक रेस्पिरेशन किया जाए तो वहाँ पे 38 एटीपी हमारा नेट गेन रहता है। यहाँ पे हमारे 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं और 2 NADH, लिंक रिएक्शन में 2 NADH, और क्रैब साइकिल में हमारे 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP। एक NADH 3 ATP बनाता है और एक FADH2 2। तो पूरी कैलकुलेशन करके 38 ATP आता है, जो ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। रीजन है जो फर्मेंटेशन है अकाउंट फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये बच्चा गलत है। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इनटू इथेनॉल इन अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड इनटू लैक्टिक एसिड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दोनों ही टाइम पे हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब है कंप्लीटली ब्रेकडाउन इनटू CO2, लेकिन वहां पे तो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बने ना, कंप्लीटली टूटे ही नहीं, तो ये हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं कहा जाता। तो असर्शन सही है, बट रीजन क्या है? फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखो, इन हायर प्लांट्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ऐसा गलत है, हायर प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। रीजन देखो, फर्मेंटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी गलत है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स में, कुछ यूकैरियोट में फर्मेंटेशन देखा जाता है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है। दोनों ही गलत है, तो आंसर 4 आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज। यह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन में लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है, एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड इनटू बॉन्ड्स ऑफ ATP। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ 2 ATP बनते हैं। रीजन है बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस आर नॉन हैजर्डस। गलत बात है, फर्मेंटेशन हमारी हैजर्डस होती है, क्योंकि देखो लैक्टिक एसिड एसिड बन रहा है और अल्कोहल में अल्कोहल बन रहा है, ये दोनों ही हैजर्डस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हैजर्डस आना चाहिए। असर्शन सही, रीजन फॉल्स। ऑप्शन हमारा 3rd। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन pathway has traditionally been considered as catabolic pathway। बिल्कुल सही बात है कि पहले ये माना जाता था रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक पाथवे। अब बताओ क्यों माना जाता था? क्योंकि ये मानते थे कि ब्रेकडाउन हो रहा है किसी मॉलिक्यूल का, तो ब्रेकडाउन हो रहा है तो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जबकि रीजन में देखो लिख रखा है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस, और इसी रीजन की वजह से उसे कैटाबॉलिक कहते थे, लेकिन आज के टाइम पे उसे क्या कहते हैं? एम्फीबॉलिक। तो ये तो एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले क्या माना जाता था। ऑप्शन 1 सही है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन है हमारे पास which is in fermentation as in yeast the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by a set of reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol। ये देखा जाता है यीस्ट में, जहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है, जहाँ पे पायरिक एसिड को तोड़ दिया जाता है इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के बारे में बता रखा है, और रीजन में एंजाइम्स बता दिया कि पहले स्टेप पे पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज आएगा, जहाँ पे एसिटाइलिन और एसिटाइल और CO2 रिलीज होंगे। उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जिससे हमारा इथेनॉल बन जाए। तो इस तरीके से हमारा अल्कोहल फर्मेंटेशन को एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा 1। असर्शन रीजन सही भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है।
आगे चलते हैं। असर्शन है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन the passage of protons through the channel is coupled to catalytic site of F1 component to produce ATP। अब ATP बनता कैसे? देखो, ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारा ATP सिंथेज एंजाइम, जहाँ पे ये है F0 और ये है F1। ये F0 जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, जब यहाँ से H पॉजिटिव ट्रांसफर्ड होते हैं तो इसमें कुछ कैटालिटिक चेंज होगा जिसकी वजह से ATP बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही चीज है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है असर्शन में। रीजन में देखो, फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 3 हाइड्रोजन passes through F0 from intermembrane space to the matrix against electrochemical proton gradient। अब ये गलत है, दो चीजें गलत हैं। एक तो अब एनसीईआरटी ठीक कर चुकी है, 3 प्रोटोन ग्रेडियंट नहीं 4 प्रोटोन होने चाहिए थे। 4 प्रोटोन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तब हमारा एक एटीपी बनता है। ऑल्सो इट इज नॉट अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट, इट इज अलोंग, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, ये तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ। तो ये हमारा रीजन क्या हो गया है? फॉल्स। असर्शन चाहिए, रीजन क्या है? फॉल्स। ओके, आगे चलते हैं। आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 1। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वहां पे आरक्यू 1 रहता है। आरक्यू मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। कार्बोहाइड्रेट में जो CO2 इवॉल्व हुई दैट इज इक्वल टू O2 कंज्यूम, इसकी वजह से 1 by 1 क्या आ जाता है? 1 आरक्यू। तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन के टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होती है जितनी O2 कंज्यूम हुई। तो हमारा असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन ने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। असर्शन है बच्चा लोग, अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सच एज प्रोटीन्स डू नॉट एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एट फर्स्ट स्टेप। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स पहले वो अमीनो एसिड में टूटते हैं, फिर डीएमिनेशन के बाद क्राब साइकिल में या पायरुविक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम की स्टेप पे एंटर करते हैं, ना कि फर्स्ट स्टेप पे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये सही स्टेटमेंट है। नीचे लिख रखा है कार्बन पोर्शन ऑफ अमीनो एसिड आर केमिकली मॉडिफाइड एंड आर देन मेटाबोलाइज्ड बाय द क्राब्स। अब हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही है और नीचे बता दिया कि किस तरीके से वो क्रैब साइकिल में एंटर कर, ना कि पहले स्टेप पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 ऑक्सीडाइज होता है तो 3 ATP। ये गलत है, एक FADH2 की वजह से कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। तो ये हमारी गलत। रीजन लिखा है कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में via TCA cycle does not require continued replenishment of oxaloacetic acid। अब क्या ये सही है? नहीं, मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल TCA साइकिल को चलते रहने के लिए ये जरूरी है कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिप्लेनिश कर जाए, मतलब बार बार बनता रहे। क्योंकि अगर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नहीं बना तो आगे एसिटाइल कोएंजाइम में किससे कन्वेंस करेगा, है ना? तो हमारा रीजन क्या है? गलत। असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, ऑप्शन 4 हो जाए। आगे चलते हैं। असर्शन देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी आर रिलीज। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की वजह से हम रेस्पिरेशन करते हैं और CO2 H2 और एनर्जी रिलीज होती है। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी। रीजन में लिख रखा है रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है,
where combustion is physiological process. अब ये गलत बात है, रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ना कि फिजिकल प्रोसेस। assertion is सही बट रीजन इज फॉल्स। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, assertion है in glycolytic pathway there is net generation of 2 molecule of ATP। कि ग्लाइकोलिसिस में 2 जगह पे ATP बनता है। अगर रीजन में एक्सप्लेन कर दे किस स्टेप पे, तो हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्रोस प्रोडक्शन ऑफ 4 ATP मॉलिक्यूल फिर 2 ATP मॉलिक्यूल आर कंज्यूम। ये भी सही है। यहाँ पे बता दे 2 ATP कैसे नेट गेन कह रहे हैं, क्योंकि 4 बने थे लेकिन 4 में से 2 तो कंज्यूम होते हैं ना, तो नेट गेन कितने का हुआ? 2 का। तो इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1। ठीक है, किसी भी तरीके से जब एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उसको ऑप्शन 1 दे। यहाँ पे assertion देखो, fermentation take place under anaerobic condition of prokaryote only। ये गलत बात है, क्योंकि जैसे कि यीस्ट की बात करें, अब यीस्ट एक यूकैरियोट है लेकिन वहां पे हमारी फर्मेंटेशन होती है, तो ये हमारे गलत है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में वाटर इज अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और प्रोटॉन्स को, और H2O बनाती है। ये सही चीज है। तो वाटर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो। ठीक है, आगे चलते हैं। असर्शन देखो, साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन है विच इज अटैच्ड टू इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इनर सरफेस पे नहीं, मतलब अगर ये इंटर मेम्ब्रेन, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारा स्पेस है और ये मैट्रिक्स, तो हमारा साइटोक्रोम सी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये साइटोक्रोम सी आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ना कि इनर सरफेस। तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट। बहुत छोटा सा माइन्यूट सी मिस्टेक थी, लेकिन क्या हो गई? गलत स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH मॉलिक्यूल्स produced in mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by cytochrome C। ये भी गलत है। ये जो NADH बना वो ऑक्सीडाइज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और उसे ऑक्सीडाइज कौन करता है? बाय NADH डिहाइड्रोजन। तो ये सही होना चाहिए था, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 का नाम लिख रहा है। ठीक है, तो हमारा असर्शन रीजन दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन देखिए, NADH is oxidized to NAD positive rapidly in fermentation। तो फर्मेंटेशन में NAD पॉजिटिव में रैपिड होता है? नहीं, फर्मेंटेशन में स्लोअर रहता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट। तो ये उल्टा दे रखा है, असर्शन गलत है। रीजन में लिखा है कि फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, पार्शियल ब्रेकडाउन होता। असर्शन रीजन दोनों ही गलत हैं, तो आंसर अगेन 4 हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन है हमारे पास पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। बिल्कुल सही है, ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन करके 2 मॉलिक्यूल बनाती है पायरुविक एसिड। रीजन में लिखा है फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर अनएरोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। अब ये भी सही है। असर्शन तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, और रीजन बात कर रहा है फर्मेंटेशन, जो कि अगला स्टेप। तो हमारे असर्शन रीजन दोनों सही हैं, बट आपस में लिंक्ड नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, अगला देखो, असर्शन है RQ is always 1 when respiratory substrate used are carbohydrate during aerobic respiration। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ1 रहता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 कंज्यूम होते हैं। जितने CO2 निकलेंगे उतने ही O2 कंज्यूम हुए। हमारे RQ1 होती है कार्बोहाइड्रेट की।
असर्शन सही। रीजन में लिखा है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन when carbohydrates are used as respiratory substrate R की वैल्यू इज लेस देन 1। अगर यहाँ पे बात की जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब देखो गलत, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर ली तो CO2 तो मान लो हमारे निकले, लेकिन O2 तो हमारे 0 होंगे ना। तो अगर O2 एनारोबिक की बात की मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, अगर ऑक्सीजन 0 है तो RQ कितना आना चाहिए था, इनफिनाइट आना चाहिए था, नॉट लेस देन 1। हमारा रीजन गलत, असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 3 सही है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज ध्यान नहीं भी होती तो भी आप इसको लेस देन 1 कभी नहीं कहते, ठीक है। तो ऑप्शन 3 है। और बच्चा यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हम एनसीईआरटी एम्पलीफायर PYQ प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज हमारा असर्शन रीजन भी प्रैक्टिस हो गया। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में विद एनसीईआरटी एम्पलीफायर। ओके, ठीक है।